साथियों, आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इनका 14वां स्मृति दिन है। उनके स्मृति दिन के उपलक्ष्य में मैं बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम जी इनकी मूवमेंट ये बताने की कोशिश मैं करूँगा। मान्यवर कांशीराम साहब पंजाब के रोपड़ ज़िला के खवासपुर गांव के पूना में डिफेंस फैक्ट्री जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहाँ साइंटिस्ट करके जब सर्विस कर रहे थे तो 1965 की घटना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती को लेकर और बुद्ध जयंती की छुट्टी को लेकर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कैंसिल की थी, वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ और मान्यवर कांशीराम साहब को बाबा साहब अम्बेडकर को जानने का मौका मिला। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जानने का मौका उनको 65 में पहली बार मिला। जो उनके सहयोगी, उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किताब लिखी थी, जो भाषण हुआ ही नहीं, वो मान्यवर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण मान्यवर कांशीराम साहब ने पढ़ा और उनको लगा कि ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट हमें चलाना है और पूरे देश में फैलाना है। उसी वक्त उन्होंने एक शपथ ली कि मैं आज से बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन पूरा करने का काम करूंगा। उसके लिए ना शादी करूंगा, ना शादी ब्याह में या मैयत में किसी के नहीं जाऊंगा, खुद की प्रॉपर्टी नहीं कलेक्ट करूंगा। ऐसी शपथ लेकर वो कारवा बढ़ाने के काम में लगे। तब उन्होंने 71 में पहली SC/ST OBC माइनॉरिटी एसोसिएशन पूना नाम का संगठन उन्होंने पहली बार 71 में पूना में बनाया। अब संगठन बनाने के बाद में उस संगठन के करीबन 1000 जो साथी सहयोगी जो कर्मचारी थे, उनके माध्यम से उन्होंने पूना एरिया में काम शुरू किया। उस दरमियान रिपब्लिकन पार्टी नाम का संगठन, पॉलिटिकल पार्टी उस एरिया में काम कर रही थी, तो उस दरमियान उनको सहयोग देने का काम किया। लेकिन 71 में 72 की घटना है जो उन्होंने 71 में अपना एसोसिएशन बनाया। 72 में रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ, उससे दुखी होकर, क्योंकि 520 सीटें मान्यवर 520 सीटें गांधी के कांग्रेस को और 1 सीट बाबा साहब के रिपब्लिकन को, ये ऐसा जो समझौता हुआ, उससे दुखी होकर कांशीराम जी साहब ने उनको सहयोग ना करने का फैसला लिया और फिर उन्होंने अपना नेशनल लेवल का संगठन बनाने का सोचा। 73 में बामसेब की घोषणा की और 78 में बामसेब की स्थापना की दिल्ली में। और उसके बाद 73 से 78 के दरमियान में उन्होंने बहुत सारी, जैसा कि मीडिया की ज़रूरत होती है मूवमेंट चलाने के लिए, वैसा मीडिया तो मनुवादी मीडिया है, मान्यवर साहब भी कहते थे, लेकिन अपना खुद का मानवतावादी मीडिया हो, इसलिए उन्होंने 72 से अपना मीडिया स्वयं शुरू किया। अब उनकी, मैं मीडिया के बारे में इसलिए मैं बताना चाहता कि 72 में उन्होंने पहला ये मीडिया शुरू किया जो अनटचेबल इंडिया नाम से है, और फिर वहाँ से उन्होंने जो शुरुआत की तो 2003 तक उन्होंने स्वयं अपने दैनिक भी चलाए, बहुत सारे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक निकाले। तो ये उनकी मूवमेंट जो लिटरेरी मूवमेंट चली। उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म दीक्षा को 25 साल हुए थे, उस 81 में उन्होंने BRC की स्थापना की। नागपुर में भी उसका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। 81 में ही दिसंबर में, ये अक्टूबर में उन्होंने BRC बनाई, दिसंबर 81 में
उन्होंने DS4 बनाई संघर्ष के लिए, और फिर उन्होंने DS4 के माध्यम से जब उनके ध्यान में आया कि हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है और पॉलिटिकली जो हमारे लोग हैं ये दूसरे को सहयोग करते हैं और उसके वजह से हम लोग, हमारा समाज जो है पीछे लग्गू बनता है और मांगने वाला रहता है, इसलिए उन्होंने DS4 के माध्यम से पहली बार लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन करके दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर ऐसी 5-6 स्टेट में उस वक्त 82 और 83 में इलेक्शन लड़वाए। उसका नाम लिमिटेड पॉलिटिकल एक्शन बताए। और क्योंकि हर वक्त में टिकट मांगने का काम ये जो बाबा साहब को मानने वाला जो समाज है, जो अपने आप को फुले शाह अम्बेडकरी कहता है, वो दूसरों को टिकट मांगते थे, तो इसलिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी टिकट खुद बनाने का फैसला लिया और 84 में पहली बहुजन समाज पार्टी ये BSP बनाई। जब पॉलिटिकल पार्टी 84 में बनने के बाद में जब 14 अप्रैल 84 को पार्टी बनी और 14 अप्रैल 84 के बाद में दिसंबर में चुनाव हुए पार्लियामेंट के, लोकसभा के चुनाव करीबन साहब मान्यवर ने 9 स्टेट में 200 के ऊपर 207 पार्लियामेंट की सीटें लड़ाई अपने बूते, जबकि पार्टी बनी थी 6 महीना हो गया था, और करीबन 10 लाख वोट्स उन्होंने पूरे देश से इकट्ठा किए थे। और 96 में उनको ये नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। वो ये कहते थे कि हम लोग दूसरों को टिकट मांगते हैं, हम दूसरों को टिकट न मांगते हुए हम हमारी पार्टी बनाएंगे। जब उन्होंने पार्टी बनाई तो उस पार्टी का जो निशान है वो नीला झंडा है और जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। तो उनको जब पूछा गया, और उनका जो संविधान है रिपब्लिकन पार्टी का ही जो संविधान जो बाबा साहब चाहते थे वही पार्टी का संविधान है। जब उन्होंने मूवमेंट शुरू की, ये 84 की बात है, लेकिन जब मूवमेंट उन्होंने नागपुर से पहला विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव, जैसा कि उनको लगा कि हमें मूवमेंट चलाना है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो ये बाबा साहब की सोच क्या थी, उनकी मूवमेंट क्या थी, और ये मूवमेंट को हम फिर से पुनर्जीवित कर सकते क्या, हम फिर से उसको फैलाए फुलाए सकते क्या। इसलिए उन्होंने नागपुर में एक सम्मेलन लिया था और पूरे देश में, जिसको विल अम्बेडकरिज्म रिवाइव एंड सर्वाइव नाम से जो जानते हैं, तो वो उन्होंने चलाए। और उस आंदोलन के माध्यम से पूरे देश भर उन्होंने फिर सारे दो सवाल उन्होंने खड़े किए उसमें कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट का डायनामिज्म जो है कि लवचिकता क्या है, और बाबा साहब अम्बेडकर की फंडिंग की क्या योजना थी। ये 2 सवाल को लेकर उन्होंने पूरे देश में ये मूवमेंट चलाई। और फिर उन्होंने ये जो उसका जो आंसर है वो ढूंढा, और उन्होंने फिर बाद में, जैसा कि फिरते अम्बेडकरी मेले से लेकर, तो उन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए। अब लोग कांशीराम जी को जो कहते हैं कि आंदोलन नहीं चलाए कांशीराम जी ने, तो कांशीराम जी इतने आंदोलन तो किसी और ने नहीं चलाए। अभी पुणे करार, जैसा कि मैं यहाँ से एक शुरुआत करता हूँ कि ये बामसेप की किताब है। मान्यवर साहब ने अपनी भूमिका इस किताब में, जो सारी उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये पहली किताब है, इस किताब में उन्होंने रखी। और फिर बाद में जो चमचेगिरी का जो युग शुरू हुआ, जो गांधी और कांग्रेस इन लोगों ने बाबा साहब के मूवमेंट का तहस नहस किया, और उससे जो आज जो 141 ये जो चमचा एज जो किताब है, ये मान्यवर साहब ने लिखी। ये 2 ही किताब मान्यवर साहब ने लिखी है। और ये चमचा एज में उन्होंने ये बताया कि चमचों की निर्मित कैसी हुई और उससे हमारा नुकसान क्या हुआ। आज जो ये हाथरस की अभी जो घटना हुई है, 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के आरक्षित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, लेकिन एक भी जिस हाथरस की घटना है वहाँ का भी बीजेपी का MP उस समाज का है जिस समाज के महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है
कि ये बहन जी ने एक बार वो पार्लियामेंट में कहा था कि ये बांधे हुए बैल है, ये बांधे हुए बैल 141 ये चमचे हैं, जिसको हम दलाल भी कहते हैं, ये बीजेपी कांग्रेस से चुन कर आते हैं लेकिन समाज के हित की बात नहीं करते हैं। ये मैं मूवमेंट की कुछ विशेषता बताना चाहूँगा कि साहब ने साइकिल मार्च निकाला। साहब ने मूवमेंट धीरे 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 जैसी पिकअप करते गए, आगे बढ़ते गए, तो उनका सबसे फेवरेट जो तरीका है और सबसे अच्छा जो साधन है वो साइकिल मार्च का। आज भी अगर देश में कहीं साइकिल को लेकर झंडे अगर कहीं दिखते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये DS4 BSP वाले बामसेफ वाले लोग हैं। तो उन्होंने साइकिल मार्च, और साइकिल मार्च कैसे निकाले, देश के जो चारों कोने हैं, जैसा कि जम्मू, ये कश्मीर है, कन्याकुमारी है, कोहिमा है, पोरबंदर है और पुरी है, ये ऐसी 4-5 जो बाउंड्रियाँ है देश की बाउंड्रियाँ से, वहाँ से ये साइकिल मार्च निकालते थे और रैलियाँ करते थे। तो ये साहब जब 50 साल के 83 की बात है, जब साहब की उम्र 50 साल हो गई थी, तब उन्होंने 4,500 किलोमीटर खुद साइकिल चलाया और ये लोगों को मैसेज दिया कि जब मैं 50 साल का इंसान जब साइकिल इतनी 1000 किलोमीटर चला सकता, समाज को जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए, मूवमेंट बनाने के लिए, तो आप क्यों नहीं कर सकते। और उससे मैसेज अच्छा गया कि पूरे देश में ये मूवमेंट बढ़ी। साथियों, मान्यवर कांशीराम साहब की मूवमेंट को जो देन है, इस देश को जो देन है, 1585 का जो फार्मूला है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये 85% लोग हैं और ये भाई भाई है। SC ST OBC माइनॉरिटी, ये भाई भाई लोग हैं। और हम लोगों का अगर शत्रु पक्ष, दुश्मन पक्ष अगर कोई है तो हायर कास्ट, जिनकी तादाद 15% है। लेकिन रिडल क्या है, जब वो रिडल का आंदोलन बम्बई में चल रहा था, तब उस वक्त मान्यवर कांशीराम जी बम्बई में आए थे। उन्होंने यही कहा था, लोगों ने सवाल किया था कि ये रिडल के बारे में कांशीराम जी आपका कहना क्या है। तो उन्होंने बताया कि 15% वाले लोग 85% पे राज कर रहे, यही मेरे लिए बड़ा रिडल है और ये रिडल ही मुझे छुड़ाना है। तो साथियों, ये जो भाईचारा बनाने का काम है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, आज जो देश में जो बहुजन समाज की जो लहर बन रही है, उसकी वजह है मान्यवर कांशीराम साहब, और उन्होंने उस मूवमेंट को बढ़ाया। साथियों, बीजेपी और कम्युनिस्ट के बाद में अगर कैडर किसी के पास में है तो BSP के पास में है। यह कैडर ऑर्गेनाइजेशन है और कैडर में क्या है, कैडर में ये सारी मूवमेंट समझाई जाती है। स्वयं कांशीराम साहब ने एक हफ्ते के कार्यकर्ताओं के कैडर लिए और कैडर से ही पूरी मूवमेंट देश भर चलाई। और उतने आंदोलन, जैसा कि ये मंडल कमीशन का आंदोलन हो, पुणे करार का आंदोलन हो, भाईचारा बनाओ, भागीदारी आंदोलन, समता स्वाभिमान का संघर्ष, संविधान विरोधी जो संविधान समीक्षा के खिलाफ में जो आंदोलन है, ये किसान मजदूर आंदोलन है, शरणार्थी आंदोलन, ये ऐसी कई आंदोलन, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, ये जो आंदोलन इस टाइप से साहब ने चलाए। साहब ने आंदोलन मोर्चा निकाल के नहीं चलाए, रैलियाँ निकाली, सभा सम्मेलन लिए और लाखों लोगों को इकट्ठा करके एक जगह करके अपनी मूवमेंट बताने का काम किया है। जैसा कि साहब ने जो नया फंडा इस देश में बहुजन समाज को क्या दिया कि हम देने वाले बन सकते हैं और हम देने वाले बनना चाहिए। हमें टिकट मांगना नहीं, हमको टिकट दूसरों को देना है। जैसा कि होट और नोट की बात है, लोग नोट देकर होट खरीदते हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने नया फार्मूला क्या दिया कि होट भी दो और नोट भी दो और BSP को चुन के लाओ। तो लोगों ने साहब को होट भी दिए और नोट भी दिए। तो साहब ने स्वयं ये फार्मूला अपनाया और जितनी भी बार वो चुनाव लड़े, उस दरमियान साहब 2 बार स्वयं चुन कर आए, एक इटावा से और पंजाब से भी चुन कर आए, होशियारपुर से। तो लेकिन 3-4 बार साहब का पराभव भी हुआ, लेकिन कहीं वो नर्वस नहीं हुए और उन्होंने अपनी मूवमेंट को बढ़ाया। साथियों, मूवमेंट को इस कदर बढ़ाया कि उत्तर प्रदेश, जिसको
ऋषि मुनियों की धरती, मनुवाद की जड़ और मनुवाद का जो बेस समझा जाता है, उस उत्तर प्रदेश में 3 बार साहब के रहते हुए बहन मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी और साहब जाने के बाद में भी 4थी बार स्वयं बहन जी अपने बल पे मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों, ये मूवमेंट की जो बातें हैं, ये भरोसा, साहब ने अगर समाज में भरोसा पैदा किया, साहब ने क्या किया, भरोसा पैदा किया कि हम लोग कर सकते हैं, हो सकता है। जिस समाज में, जैसा कि बाबा साहब जाने के बाद में उनके जो लेफ्टिनेंट थे, एक टिकट के लिए जो उन्होंने समझौता किए थे पंढरपुर के, वो एक एमपी के लिए, तो साथियों साहब ने ये भरोसा पैदा किया कि हम एमएलए बन सकते, एमपी बन सकते, मिनिस्टर बन सकते, सरकार बना सकते, सीएम भी बन सकते, और बनाकर बताए। और केंद्र की भी सरकार बनाने के हिसाब से उनकी अपनी पहल थी। लेकिन अब 72 उम्र भी तो बहुत हो गई थी साहब की। 72 के उम्र में उनका निधन हुआ। 3 साल तक वो ब्रेन स्ट्रोक के इसमें रहे। लेकिन साथियों, और लोग यही कहते हैं कि साहब और कुछ दिन जिंदा रहे होते तो ये हमारी मूवमेंट और आगे बढ़ी रहती। लेकिन साथियों, हर किसी की मर्यादा होती है, और उन्होंने अपना जो वारस है बहन जी के माध्यम से उन्होंने चुन के दिया, अपना ये दिया है कि ये हमारी मूवमेंट को, ये मेरे बाद में ये बढ़ाएंगे। तो अब हमारी अपनी ड्यूटी है कि ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने की। अब उन्होंने ये बहुजन समाज आश्रित क्यों करके, ये जो साहब की मैं 2-3 बातें बताऊंगा कि बहुजन समाज आश्रित क्यों। आज़ाद तो हुआ है, हम तो बोलते हैं कि आज़ादी मिली है, लेकिन बहुजन समाज आज भी आश्रित है। ओबीसींची समस्या ही भारताची समस्या आहे। ओबीसी जो है 52% उनकी जो समस्या है वो पूरे देश की समस्या है और मुख्य समस्या है, ऐसा उन्होंने बताया। ये अभी मैंने 141 पार्लियामेंट यानी एमपीज की बात की है, SC ST के। ये जो भाषण है साहब ने SC ST फोरम के सामने जो साहब ने दिया हुआ भाषण, इसमें अभी तो कल और रामविलास जी का निधन हुआ है। लेकिन ये जो इसमें रामविलास जी का भी जो भाषण हुआ था, रामविलास जी भी जो मौजूद थे। मौर्य जी जो बाबा साहब के उस वक्त के साथी BP मौर्य वगैरह, ये वो सारे लोग थे। उस वक्त साहब ने यही स्टेटमेंट किया था कि भाई हम मांगने वाले ना रहे, हम अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों पे भरोसा रखें। यह साहब की इसमें जीवनी है। मैं साहब ने जो मूवमेंट चलाई, जो आज तक के पैसे के लिए जो मूवमेंट बिकी जाती है, नेता बिके जाते हैं, तो ये मैं एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट ऐसा बताना चाहता। ये है, ये साहब जो आंदोलन चलाते थे, ये आंदोलन में ये कूपन्स निकालते थे, जैसा 5 रुपये 10 रुपये वाली कूपन, ये रिजर्वेशन आरक्षण समर्थन की ये कूपन्स है। तो जो भी आंदोलन चलाते थे साहब, वो आंदोलन में लोगों से पैसा कलेक्ट करते थे। जो अगर आंदोलन हमारा अपना है तो हमारा अपने आंदोलन को हम ही चलाएंगे। जैसा कि उन्होंने ये जो मूवमेंट, ये जो मेंबर जो बनाते पार्टी के, तो पार्टी के मेंबरशिप के इसमें स्लिप पे जो है वही लिखा है कि मेरी 18 साल उम्र हो गई और मेरा अपना विश्वास है कि मेरे विचारों से, मेरे प्रयासों से ही मेरी मूवमेंट चल सकती है, बढ़ सकती, और मैं ही मेरे प्रयासों से ये मूवमेंट को बढ़ाऊंगा। जैसा कि तथागत ने अत्तदीपो भव का जो नारा दिया था, उस तरीके से ये है। मैंने जो ये BSP की जो संविधान और ये जो नीला झंडा और हाथी की इसकी बात किया था, तो ये हाथी है, ये सिंबल। साहब ने पहला जो ये पहली अपील है साहब ने 84 में जैसी ही पार्टी बनाई, इस अपील में 84 के अपील में सारी बातें SC ST OBC क्या है, उनको पार्टी की क्यों ज़रूरत है, उन्होंने क्या करना चाहिए, सारी बातें उन्होंने लिखी है। और मैं ये बताऊंगा कि जो मीडिया की जो बात चलती है, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने ये पहला मीडिया है जो डेली, ये जो डेली है
ये ऐसी करीबन 2 साल 3 लैंग्वेज में 2 साल ये दैनिक चलाने का काम किया। और ये जो ऑपरेस्ट इंडियन है, ये ऑपरेस्ट इंडियन ये साहब के मूवमेंट का एक मेन जिसको दस्तावेज कहेंगे कि ऐसी 55 इशू साहब ने निकाले। और ये 55 इशू में उन्होंने ऑल इंडिया की मूवमेंट कैसी चले, क्या चले और कैसी चलाना चाहिए। और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि हमें ब्लैकमेलिंग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें लोग ब्लैकमेल करेंगे। ब्लैकआउट तो करते हैं, लेकिन ब्लैकमेल की भी तैयारी रखना है कि हमें लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सारी बातें लेकर मैंने इस मूवमेंट का ये थोड़ा सा जायज़ा लेने का काम किया। ये साहब ने जो एडिटोरियल लिखे, तो ये इसमें सारे एडिटोरियल मान्यवर साहब के इस किताब में आए हैं। साथियों, मैं इस माध्यम से एक कहूँगा कि एक इंसान जिनको बाबा साहब उम्र के 30 साल तक कोई जानकारी नहीं, बाबा साहब के बारे में जानते नहीं, वो इंसान अपने मूवमेंट के 30 साल में जमीन से लेकर तो आसमान तक वो मूवमेंट को पहुंचाता है। एक एक रुपये का कलेक्शन करने वाला आदमी लाखों रुपया कलेक्ट करता है। एक एक इंसान को कन्विंस करने वाला आदमी लाखों लोगों की सभाएं लेता है। साइकिल से, पैदल भी और साइकिल से चलने वाले इंसान लास्ट स्टेप में उनको प्लेन में भी घूमने के लिए या प्लेन से दौरे करने के लिए भी समय कम था। तो इतना जो चेंजेस है एक इंसान ने किया, और उस इंसान का नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। और मान्यवर कांशीराम साहब का आज स्मृति दिन है। उनके स्मृति दिन में के उपलक्ष्य में मैं मेरे तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं उनको अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।